जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य की ये आज जो तीसरी क्लास पढ़ रहे हैं साथियों, इसके पहले साथियों हमने हिंदी साहित्य की 3 क्लासें हो चुकी है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर साथियों। इसमें पहली क्लास में साथियों अपन ने साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियों पर विचार किया था। उसमें 4 पद्धतियाँ थी साथियों, 4 पद्धतियाँ देखी थी अपन ने। पहली देखी थी साथियों अपन ने वर्णानुक्रम पद्धति, दूसरी साथियों कालानुक्रम पद्धति, तीसरी साथियों वैज्ञानिक पद्धति और चौथी साथियों विधेयवादी पद्धति। इन 4 पद्धतियों के बारे में अपन ने अध्ययन किया था साथियों। इसके बाद जो दूसरी क्लास थी साथियों, उस दूसरी क्लास में अपन ने पढ़ा था हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा। ये पढ़ा था साथियों अपन ने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पढ़ा था, जिसमें नाभादास का भक्तमाल, गोकुलनाथ रचित 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता और कालिदास त्रिवेदी करत कालिदास हजारा के विषय में अपन ने अध्ययन किया था साथियों। और फिर आज तीसरी क्लास है साथियों। आज तीसरी क्लास में पढ़ेंगे अपन हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का पहला जो ग्रंथ साथियों, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। एक बार पुनः मैं सभी मित्रों का आज की क्लास में स्वागत करता हूं प्रिय मित्रों। और साथियों, आप चैनल पर पहली बार साथियों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ साथ बेल आइकन दबाकर ऑल पर प्रेस करें ताकि मेरी हर क्लास आपके पास पहुंच सके साथियों। देखिए साथियों, ज़िंदगी में यदि आप नौकरी का सपना सजा रखा है आपने, तो ध्यान रखिएगा साथियों, उतनी आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी साथियों। और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है साथियों। आप जितनी भी मेहनत करो साथियों, उतनी मेहनत कम होती है साथियों। इसलिए साथियों जी जान लगाकर मेहनत करिएगा और अपने सपने को निश्चित रूप से साकार करिएगा साथियों। देखिए साथियों, पहला यहाँ अपना जो इतिहास ग्रंथ आता है साथियों, उसका नाम है इस्तवार दे ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी साथियों। न्याय इन दोनों के बीच में साथियों ए और जोड़िएगा तो ये बनेगा इस्तवार दे ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। ये पहला साथियों हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है साथियों। इसके लेखक की बात करते हैं साथियों तो गारसा दे तासी इनके लेखक है और ये फ्रांसीसी भाषा में लिखा गया है प्रिय साथियों। यानी कि फ्रांसीसी लेखक थे साथियों। जो गारसा दे तासी थे, कहाँ के थे साथियों? ये फ्रांस के थे। और साथियों यदि इसकी भाषा की बात करते हैं साथियों तो ये था फ्रेंच भाषा में। फ्रेंच किस भाषा में था? क्योंकि ये फ्रांस के थे, फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है साथियों, तो ये फ्रेंच भाषा में ही था साथियों। तो गारसा दे तासी का यदि ग्रंथ की बात करते हैं तो ग्रंथ का नाम है साथियों इस्तवार दे ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। लेखक गारसा दे तासी है और ये फ्रांस का निवासी थे। ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ साथियों, ध्यान रखिएगा। प्रथम भाग 1839 में और द्वितीय भाग साथियों 1847 में प्रकाशित हुआ साथियों। आगे बात ध्यान रखिएगा, इसका प्रथम भाग साथियों 1839 से और द्वितीय भाग साथियों 1847 से। प्रिय विद्यार्थियों, आपके पास यदि हिंदी साहित्य के नोट्स हैं तो यदि उसमें ये कोई पॉइंट इसमें आता है वो साथियों आप उसमें से नोट कर सकते हैं। यहाँ पर साथियों इस प्रकार के नोट्स से साथियों मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ, जैसे हिंदी साहित्य जो पेपर होता है साथियों फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में या कॉलेज लेक्चरर कहीं जहाँ भी होता है साथियों, आप किसी भी केंद्र से या राज्य से हिंदी के शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हो साथियों, तो उसमें जो 150 क्वेश्चन होते हैं जैसे राजस्थान में आते हैं, तो मेरा मानना है साथियों इसमें से 150 तो नहीं साथियों, लगभग 145 से 146 प्रश्न साथियों यहीं पर आएंगे। यानी साहित्य के जितने भी प्रश्न आएंगे साथियों उसमें से साथियों मान लेते हैं 50 प्रश्न आएंगे साथियों, तो आपके यहाँ 50 तो इसमें से नहीं होंगे, लेकिन मानिएगा साथियों आपके 47 और 48 क्वेश्चन तक साथियों आपको इसी नोट्स में से मिलेंगे साथियों। नोट्स बिल्कुल सटीक है साथियों। अब बात करते हैं प्रथम भाग 1839 में, द्वितीय भाग साथियों 1847 में प्रकाशित हुआ। आगे बात करते हैं साथियों, अब इसका आता है द्वितीय संस्करण। ये प्रथम भाग है, द्वितीय भाग है। इसका द्वितीय संस्करण साथियों 1871 में 3 भागों में प्रकाशित हुआ। कितने भागों में? ध्यान रखिएगा, 3 भागों में प्रकाशित हुआ। द्वितीय संस्करण 1871 में 3 भागों में प्रकाशित हुआ। यानी इसको अपन को याद रखना 1839, 1847
और 1871 साथियों। पहला भाग, द्वितीय भाग और द्वितीय संस्करण प्रकाशित हुआ, जो कितने भागों में हुआ साथियों? 3 भागों में प्रकाशित हुआ प्रिय विद्यार्थियों। आगे हम बात करेंगे इसमें आगे बात करेंगे वस्तुतः हिंदी साहित्य का इतिहास न होकर हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास था। ये बाद के समालोचकों ने साथियों, बाद के जो समालोचक हुए उन समालोचकों ने साथियों इसके विषय में कहा कि यह वस्तुतः हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं होकर हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास था साथियों। अब देखो, हिंदुस्तानी भाषा किसे कहा जाता है? हिंदी और उर्दू के मेल को हिंदुस्तानी भाषा कहा जाता है साथियों। ध्यान रखिएगा, हिंदू और उर्दू के दोनों के मेल से जिस भाषा का निर्माण हुआ उसे हिंदुस्तानी भाषा कहा जाता है। यानी हिंदी और ऐसी भाषा जिसमें हिंदी और उर्दू के दोनों के भाषाओं के मेल से भाषाओं के शब्द होते हैं उसे हिंदुस्तानी भाषा कहा जाता है। तो ये जो पहला ग्रंथ है वस्तुतः हिंदी साहित्य का इतिहास न होकर हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास था साथियों। आगे बात करते हैं इसके बारे में। इस ग्रंथ में हिंदी और उर्दू के कुल 738 कवियों को स्थान दिया गया, जिसमें हिंदी के कवियों की संख्या मात्र साथियों 72 थी। अब देखो क्या कवि कितने, ये कब प्रकाशित हुआ साथियों? ये हुआ 1838 में इसका पहला भाग हुआ। तो इसमें जो कुल कवि है वो भी कितने साथियों? 738 कवि है इसमें। किसने? कुल कवि है 738। द्वितीय संस्करण कब प्रकाशित हुआ साथियों? 1871 में द्वितीय संस्करण पड़ा। इसमें हिंदी के कुल कितने कवि है? हिंदी के कुल इसमें 72 कवि है साथियों। कितने? हिंदी के कुल 72 कवि है। यानी कुल कवियों की संख्या तो साथियों इसमें है 738 और इसमें हिंदी के कवि है मात्र 72 कवि साथियों। वर्णानुक्रम आकार आदि क्रम पद्धति पर यह लिखा गया ग्रंथ है साथियों। वर्णानुक्रम या आकार आदि पद्धति का अर्थ होता है जहाँ पर कवियों का परिचय वर्णमाला के अक्षर अनुसार उनका वर्णन किया जाता है, उसे वर्णानुक्रम पद्धति या आकार आदि क्रम पद्धति कहा जाता है प्रिय साथियों। यानी कि ये जो ग्रंथ था गारसादितासी का, ये वर्णानुक्रम और आकार आदि पद्धति पर साथियों आधारित था। अगले बात करते हैं, कवियों का परिचय अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार दिया गया। काल विभाजन व नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया। कवियों का परिचय कैसे दिया गया? सो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार, यानी कि ABCD। जैसे बात करते साथियों, बात करते पहला कवि यदि बात करते इसमें ने लेते हैं हम तुलसीदास लेते हैं साथियों। कौन सा? पहला तुलसीदास और फिर लेते हैं साथियों अपन सूरदास। तो पहले T या S, तो S और फिर T, तो पहले सूरदास आएगा और बाद में साथियों कौन सा आएगा? तुलसीदास आएगा। तो इस प्रकार से अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इसमें कवियों को स्थान दिया गया है। इस ग्रंथ के हिंदी संबंधी अंश का अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुही साहित्य का इतिहास शीर्षक से किया। यानी लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किस नाम से किया साथियों? हिंदुही साहित्य का इतिहास नाम से किया साथियों। और कब किया साथियों? ये किया 1952 में। ये भी ध्यान रखना साथियों, इसमें एक और जोड़ लेना, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1952 में हिंदुही साहित्य का इतिहास नाम से शीर्षक से इसका अनुवाद किया। इस ग्रंथ के हिंदी संबंधी अंश का हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुही साहित्य का इतिहास शीर्षक से किया और ये किया साथियों 1952 में। प्रिय विद्यार्थियों, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कब किया? 1952 में इसका अनुवाद किया। किस नाम से किया? हिंदुही साहित्य का इतिहास नाम से किया। यहाँ हिंदी संबंधी अंश का, यानी कि इनमें किस किस का, इस ग्रंथ में जो कवि है कितने हैं? 738 कवि, जिसमें उर्दू के भी है और इसमें हिंदी के भी है। तो यहाँ हिंदी के कवियों का इन्होंने अनुवाद किया। जो ये ग्रंथ है वो अंग्रेजी में था साथियों। और किस नाम से? हिंदुही साहित्य के इतिहास नाम से। कब किया साथियों?
1952 में किया। किसने किया? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। गारसा दे तासी का झुकाव उर्दू की ओर था साथियों। गारसा दे तासी हिंदी की अपेक्षा उर्दू को अधिक महत्व देते थे साथियों। तासी पेरिस विश्वविद्यालय में हिंदुस्तानी भाषा विभाग के अध्यापक थे साथियों। कौन? तासी यानी गारसा दे तासी। फ्रांस यानी पेरिस जो विश्वविद्यालय है साथियों, उसमें हिंदुस्तानी भाषा के अध्यापक थे साथियों। हिंदुस्तानी भाषा का मतलब है हिंदू और उर्दू के दोनों के मेल से जिस भाषा का निर्माण होता है उसे हिंदुस्तानी भाषा कहा जाता था साथियों, और उसे कहा जाता है। तो हिंदुस्तानी भाषा के अध्यापक थे। तासी ने हिंदी को भद्दी बोली और तुरानी भाषा कहा। तासी ने किसको? हिंदी के लिए साथियों भद्दी बोली शब्द का प्रयोग किया, तुरानी भाषा शब्द का प्रयोग किया। कहने का मतलब तासी ने हिंदी को भद्दी बोली और तुरानी भाषा इन नामों से संबोधित किया। प्रिय विद्यार्थियों, आगे बात करते हैं। आचार्य शुक्ल ने तासी को इस्लामी तहजीब का पुराना हामी तथा हिंदी का कट्टर दुश्मन कहा। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गारसा दे तासी को क्या कहा? इस्लामी तहजीब का पुराना हामी तथा हिंदी का कट्टर दुश्मन कहा। ये जो शब्द है तासी के लिए किसने कहा, प्रयोग किए गए साथियों? तो ध्यान रखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गारसा दे तासी के लिए एक तो इस्लामी तहजीब का पुराना हामी और हिंदी का कट्टर दुश्मन, इन दो शब्दों का, दो उपाधियों का या दो आलोचनाओं का प्रयोग किया साथियों। तो किसने किया? ध्यान रखना, गारसा दे तासी को इस्लामी तहजीब का पुराना हामी किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने कहा। और हिंदी का कट्टर दुश्मन किसने कहा साथियों? ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा। प्रिय विद्यार्थियों, आगे बात करते हैं साथियों। अगला अपना जो ग्रंथ आता है वो आता है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज, जिसके लेखक है साथियों शिव सिंह। इसके लेखक कौन है साथियों? ध्यान रखिए, शिव सिंह इसके लेखक है। इसके पहले बात करते हैं साथियों, तो एक ग्रंथ और आता है, वो आता है मौलवी करीमुद्दीन का तक कीरा ई शुरा हिंदी। लेकिन साथियों वो इतना महत्व नहीं रखता, इसलिए उसको हम यहाँ पर छोड़ देते हैं साथियों, और बात करते हैं यहाँ पर शिव सिंह सरोज की साथियों। इसके लेखक है शिव सिंह सेंगर और रचना वर्ष साथियों 1883 यानी 1883 में साथियों ये प्रकाशित हुआ। ध्यान रखिएगा, शिव सिंह सरोज के लेखक शिव सिंह और ये 1883 में ये प्रकाशित हुआ साथियों। वर्णानुक्रम और अकारादि पद्धति पर आधार बनाकर लिखा गया ग्रंथ साथियों। ये भी किसे? वर्णानुक्रम और अकारादित पद्धति को आधार बनाकर लिखा गया ये ग्रंथ है साथियों। इसको आप ध्यान रखिएगा। वर्णानुक्रम और अकारादिक पद्धति पर एक और ग्रंथ साथियों, इसमें दो ग्रंथ हैं। यानी कि जो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा है वो पद्धतियाँ, वो 4 पद्धतियाँ हैं। इसमें पहली देखी थी अपन ने साथियों कौन सी? वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, विधेयवादी पद्धति और वैज्ञानिक पद्धति। तो वर्णानुक्रम पद्धति पर जो ग्रंथ है साथियों वे दो है, एक तो गारसा दे तासी का और एक है शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज। गारसा दे तासी का साथियों क्या है? अभी अपन ने इसके पहले जो ग्रंथ पढ़ा वो गारसा दे तासी का ही पढ़ा। इस्तेवार दे ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, एक तो ये और एक ये शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज, दो है साथियों। ये वर्णानुक्रम पद्धति पर या अकारादिक क्रम पद्धति पर आधारित है। तो वर्णानुक्रम अकारादिक पद्धति पर याद रखें, इसका क्या रखें? एक गा और इसको याद रखें गा और ये शी, ऐसे याद रखें। गा से बनेगा साथियों गारसा दे तासी का और सी से बनेगा शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज साथियों। तो वर्णानुक्रम पद्धति पर दो ग्रंथ तो कैसे याद रखेंगे आप रखें वर्णानुक्रम पद्धति पर आधारित दो ग्रंथ है गा और सी, या वर्णानुक्रम पद्धति गा और सी। गा से गारसा दे तासी और सी से शिव सिंह सरोज। कवि परिचय के लिए हिंदी वर्ण क्रम का प्रयोग किया। इन्होंने कवि परिचय के लिए किसका प्रयोग किया साथियों? गारसा दे तासी ने तो अंग्रेजी वर्णमाला का प्रयोग किया था और शिव सिंह सेंगर ने हिंदी वर्णमाला का प्रयोग किया साथियों। प्रथम कवि अंगद और अंतिम कवि हेमंता साथियों। ये जो लाइन है साथियों, इस लाइन को आपको लिखना है गारसा दे तासी के ग्रंथ में लिखना है। इस लाइन को यहाँ से हटाकर वहाँ लिखना है। हाँ, गारसा दे तासी ने जो ग्रंथ लिखा साथियों उसका प्रथम कवि अंगद है और अंतिम कवि साथियों हेमंत है। इस बात को वहाँ पर लिखना है आपको। कहाँ है?
गारसा दे तासी के ग्रंथ में लिखना है साथियों। आपको यहाँ से हटाकर साथियों यहाँ एक गलती से लिखी आगे साथियों। ये एक बार जरूर ध्यान रखिएगा साथियों। यदि ऑप्शन में गारसा दे तासी नहीं दे रखा साथियों तो फिर आपको शिव सिंह सेंगर ही इसका आंसर देना है साथियों। यानी कि वहाँ प्रश्न आता है कि वह कौन सा ग्रंथ है या कौन सा साहित्य इतिहास लेखक है जिसने प्रथम कवि अंगद और अंतिम कवि हेमंत माना है। यदि उसमें गारसा दे तासी ऑप्शन में है साथियों तो पहला ऑप्शन आप गारसा दे तासी लगाइए। यदि गारसा दे तासी नहीं है साथियों, उनमें 4 ऑप्शन में से और चारों में से एक है साथियों शिव सिंह सरोज या शिव सिंह सेंगर, तो साथियों फिर यह लगाइए साथियों। ध्यान रखिए पहला ऑप्शन में गारसा दे तासी का अपना चुनाव करना है और दूसरा ऑप्शन में शिव सिंह सेंगर का चुनाव करना है प्रिय विद्यार्थियों। आगे बात करते हैं। लगभग 1000 कवियों को स्थान दिया गया है। काल विभाजन और नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया। गारसा दे तासी का जो ग्रंथ साथियों उसमें कितने कवियों को स्थान दिया गया? उसमें 738 कवियों को स्थान दिया गया था साथियों। कितना? 738 कवियों का स्थान दिया गया था और यहाँ पर 1000 कवियों को स्थान दिया गया। वहाँ भी साथियों गारसा दे तासी ने भी काल विभाजन और नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया साथियों। इस बात को अपने वहाँ भी याद रखना और इस बात का यहाँ भी रखना है। दोनों ने काल विभाजन और नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया, इसको याद रखना है। वर्णानुक्रम पद्धति में जो ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें काल विभाजन और नामकरण का कोई भी प्रयास नहीं किया गया। किसी भारतीय विद्वान द्वारा रचित पहला हिंदी साहित्य का इतिहास है। ध्यान रखना हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास लिखा है साथियों वे विदेशी विद्वान द्वारा लिखा गया है और विदेशी ही भाषा में लिखा गया है साथियों। ध्यान रखिएगा हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास लिखा गया वो विदेशी भाषा में लिखा गया और विदेशी ही विद्वान द्वारा लिखा गया। हिंदी यानी कि भारतीय वह पहला ग्रंथ जिसको भारतीय विद्वान ने लिखा साथियों तो वह है शिव सिंह सरोज। हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ तो साथियों गारसा दे तासी ने लिखा, लेकिन वह हिंदी भाषा में नहीं लिखकर वो अंग्रेजी भाषा में लिखा। इस बात को ध्यान रखना। हिंदी भाषा का पहला जो ग्रंथ लिखा साथियों वो लिखा शिव सिंह सेंगर ने, शिव सिंह सरोज। इस प्रकार से आप इसको याद रखना है। हिंदी भाषा में रचित हिंदी साहित्य का पहला इतिहास। हिंदी भाषा में रचित पहला हिंदी साहित्य का इतिहास साथियों कौन? शिव सिंह सरोज का, शिव सिंह सेंगर का, शिव सिंह सरोज साथियों, शिव सिंह सरोज। यानी कि हिंदी भाषा में रचित पहला हिंदी साहित्य का इतिहास साथियों। आगे आचार्य शुक्ल ने इसे कविवृत्त संग्रह की संज्ञा दी है साथियों। इसे हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं माना है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सरोज को कविवृत्त संग्रह की संज्ञा दी है साथियों। इस बात को आप अच्छी तरह से ध्यान रखें साथियों। क्या? इस बात को अच्छी तरह से ध्यान रखें कि शिव सिंह सेंगर ने साथियों क्या जो ग्रंथ लिखा उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविवृत्त संग्रह की संज्ञा दी है। ध्यान रखना। तो अभी अपन ने जो ग्रंथ पढ़ा साथियों वो पढ़ा शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज। प्रकाशित हुआ साथियों ये 1883 में प्रकाशित हुआ। हिंदी भाषा में लिखा गया। हिंदी भाषा में लिखा गया। हिंदी का पहला हिंदी साहित्य का इतिहास जो हिंदी भाषा में लिखा गया है साथियों। इसमें भी नामकरण और काल विभाजन का कोई भी इसमें प्रयास नहीं किया गया है साथियों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे कविवृत्त संग्रह या इतिहास ग्रंथ संग्रह की क्या दी साथियों? इसमें संज्ञा दी है। यानी आचार्य रामचंद्र इसने हिंदी भाषा में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ साथियों। इस बात को आप ध्यान रखें। 4-5 पॉइंट साथियों, वो 4-5 पॉइंट को आपको इसमें याद रखना है। अगला जो ग्रंथ आता है साथियों वह अपना आता है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान साथियों। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान साथियों क्या है? ऑफ हिंदुस्तान। ये है तीसरा ग्रंथ। पहला साथियों अपन ने देखा गारसा दे तासी गा सी जा। कैसे? पहला गा और फिर सी फिर जा, यानी कि
गारसा दे तासी का, शिव सिंह सेगर का और जॉर्ज ग्रियर्सन का, जिनका पूरा नाम है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, इनका पूरा नाम है, जिनके लिखा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान साथियों, इनके ग्रंथ का नाम है। लेखक है सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, इनके लेखक है। प्रकाशन हुआ साथियों 1888 में, ध्यान रखिए 1888 में इसका प्रकाशन हुआ। प्रथम प्रकाशन साथियों एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के वार्षिकांक के रूप में यह प्रकाशित हुआ था। कब प्रथम इसका प्रकाशन हुआ? पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित, यानी कि इसका जो सर्वप्रथम प्रकाशन किया वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के वार्षिकांक के रूप में यह प्रकाशित हुआ। प्रिय साथियों, इस बात को आप अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। कब प्रकाशित हुआ ये? जब पहली बार प्रकाशित हुआ तो इसे बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पत्रिका के रूप में इसे प्रकाशित किया गया साथियों। इस बात को आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है साथियों। आगे बात करते हैं। और ये जब प्रकाशित हुआ तो 1889 में पुस्तकार के रूप में प्रकाशित हुआ। एक पुस्तक के आकार के रूप में यह प्रकाशित हुआ साथियों। तो ये कब हुआ? ये हुआ 1889 में यह प्रकाशित हुआ साथियों। एक पुस्तक का रूप लेकर यह प्रकाशित हुआ, यानी कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका ने जब प्रकाशित किया तो इसे किया साथियों 1889 में इसे प्रकाशित किया। 1889 में इसे प्रकाशित किया एक स्वतंत्र रचना के रूप में, एक पुस्तक के रूप में, एक स्वतंत्र रचना के रूप में साथियों 1889 में यह प्रकाशित हुआ साथियों। अंग्रेजी भाषा में रचित है। पहला अपन ने पढ़ा साथियों गारसा दे तासी का, वो फ्रेंच भाषा में है। दूसरा अपन ने पढ़ा शिव सिंह सरोज, वो साथियों हिंदी में है। और ये जो मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर वो पढ़ा साथियों, ये अंग्रेजी भाषा में है साथियों, ध्यान रखिए। आगे कालानुक्रम पद्धति को आधार बनाकर लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास है। अगले जो अपन ने दो ग्रंथ देखे साथियों वर्णानुक्रम पद्धति पर आधारित थे, और ये लिखे हैं कालानुक्रम पद्धति पर आधारित। कालानुक्रम पद्धति पर आधारित का अर्थ होता है कवियों का जो परिचय दिया जाता है साथियों, उनको जन्म तिथि को आधार बनाकर उनका कवि परिचय दिया जाता है, उसे कहते हैं कालानुक्रम पद्धति। यानी काल के अनुसार पहले कौन जन्मा उसके अनुसार, यानी कवियों का जो परिचय दिया जाता है उनकी जन्म तिथि को आधार बनाकर उनका यह परिचय दिया जाता है। प्रिय साथियों, तो ध्यान रखना कालानुक्रम पद्धति को आधार बनाकर लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास है। इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नामक शीर्षक से किया साथियों। किसे? इस साहित्य का जो हिंदी अनुवाद किया साथियों वो किसने किया? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इसका अनुवाद किया। और किस नाम से? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, इस नाम से हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से इसका डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इसका हिंदी में अनुवाद किया। यानी कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जिसका नाम है, क्या नाम है साथियों? जिसका नाम याद रखना द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, उसका जो हिंदी में अनुवाद किया वो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया। विद्यार्थी काल विभाजन नामकरण का प्रथम प्रयास गारसा दे तासी ने ही किया। इसके पहले अपन ने दो ग्रंथ देखे, गारसा दे तासी का और शिव सिंह सेंगर का, दोनों ही काल विभाजन और नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया। लेकिन जॉर्ज ग्रियर्सन ने काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किया। साथियों आगे बात करते हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को 12 अध्यायों में बांटकर प्रस्तुत किया और प्रत्येक अध्याय एक कालखंड का सूचक था साथियों। यानी कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो हिंदी साहित्य के इतिहास लिखा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के नाम से, ये 12 खंडों में प्रकाशित है। कितने खंडों में? ध्यान रखना 12 खंडों में इससे प्रकाशित किया गया है और प्रत्येक अध्याय एक खंड का सूचक था। काल विभाजन और नामकरण का कोई वैज्ञानिक सुसंगत आधार नहीं है, लेकिन इन्होंने काल विभाजन तो किया, लेकिन ये काल विभाजन वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर नहीं किया। यानी इसका कोई वैज्ञानिक आधार पर इन्होंने शुद्ध, कहने का मतलब शुद्ध आधार पर नहीं
किया, काले वजन किया, बस नाम मात्र का साथियों इसमें काले वजन किया। इसका यदि काले वजन देखें साथियों तो काले वजन ये इतिहास से मेल नहीं खाता, यह सही नहीं है। ये कहने का मतलब वैज्ञानिक आधार पर या सुसंगति, वैज्ञानिक सुसंगत के आधार पर इसका काले वजन नहीं किया साथियों। आगे बात करते हैं। प्रत्येक अध्याय के अंत में उस काल के गौण कवियों का उल्लेख किया है गया है। प्रत्येक अध्याय के अंत में उस काल के जो गौण कवि थे साथियों, उन गौण कवियों का यहाँ पर इन्होंने क्या किया, परिचय दिया। गौण कवियों का अर्थ मानिएगा साथियों, गौण कवि का अर्थ होता है यानी कि छोटे कवि, जो कम महत्व के कवि होते हैं, उनको इन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है साथियों। भक्ति युग को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग घोषित किया। किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। हिंदी साहित्य का पहला आता है साथियों अपना आदिकाल, आदिकाल के बाद आता है भक्तिकाल, भक्तिकाल के बाद आता है रीतिकाल, रीतिकाल के बाद आता है आधुनिक काल। तो इसका जो भक्तिकाल है यानी कि हिंदी साहित्य का जो द्वितीय कालखंड है जिसे भक्तिकाल के नाम से जाना जाता है, उसे जॉर्ज ग्रियर्सन ने साथियों हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। भक्ति युग हिंदी क्या कहा? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। आदिकाल को इन्होंने चारणकाल कहा। आदिकाल को जो पहला काल है आदिकाल, इसको तो कहा है इसने चारणकाल। दूसरे काल है भक्तिकाल, उसके लिए ये साथियों ने स्वर्ण युग शब्द का प्रयोग कहा, यानी कि इसे स्वर्ण युग इन्होंने कहा है। आगे जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सर्वाधिक सहायता शिव सिंह सरोज से ली है साथियों। जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो अपना स्वयं का जो इतिहास लिखा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के नाम से जो ग्रंथ लिखा उसमें जो सर्वाधिक सहायता ली साथियों वो शिव सिंह सेंगर से, शिव सिंह सरोज से लिए। जो इतिहास शिव सिंह सेंगर का इतिहास है, यानी गारसा प्रश्न आ सकता है कि गारसा दे तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में सर्वाधिक सहायता किस ग्रंथ की ली है साथियों, तो ध्यान रखना वो लिए शिव सिंह सरोज से। अपने ग्रंथ को आधार स्रोत के रूप में तासी शिव सिंह सेंगर के ग्रंथों सहित कुल 17 रचनाओं का उल्लेख किया है। यानी कि इन्होंने कितने कुल 17 रचनाओं से इन्होंने जब ग्रंथ लिखा उसकी आधार सामग्री ग्रहण की है, जिसमें आधार ग्रंथ माना एक गारसा तासी और एक शिव सिंह सेंगर। 2 ग्रंथों के अलावा इन्होंने 17 ग्रंथों का 17 रचनाओं का और सहारा लिया और फिर लिखा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान साथियों। आगे बात करते हैं। बाद के साहित्य इतिहासकारों ने इस ग्रंथ का अनुसरण नहीं किया। ध्यान रखना किसने? गारसा तासी ने जो ग्रंथ लिखा जिसकी भाषा है साथियों हिंदी, इसकी भाषा है साथियों अंग्रेजी। इसका बाद के साहित्यकारों ने इसका अनुसरण नहीं किया। बाद के साहित्यकारों ने इस परंपरा का अनुसरण नहीं किया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी भाषा क्षेत्र निर्धारित करते हुए संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और अरबी फारसी मिश्रित उर्दू के कवियों को अपने इतिहास ग्रंथ में स्थान नहीं दिया साथी, ये ध्यान रखना। उर्दू और पारसी के कवियों को इन्होंने इसमें स्थान नहीं दिया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी भाषा क्षेत्र निर्धारित करते हुए संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और अरबी पारसी मिश्रित उर्दू के कवियों को अपने इतिहास ग्रंथ में स्थान नहीं दिया। यानी अरबी, पारसी और उर्दू के जो मिश्रित कवि साथियों उनको इन्होंने स्थान नहीं दिया। सर जॉर्ज ग्रियर्सन आयरलैंड के निवासी थे। कहाँ के थे? आयरलैंड के ये निवासी थे। भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण करने वाले जॉर्ज ग्रियर्सन है, जिन्होंने अंग्रेजी में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया तथा हिंदी में भाषा सर्वेक्षण शीर्षक से प्रकाशित की। यानी कि एक और पुस्तक के साथ जिसका नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जिसमें भारतीय भाषाओं का उन्होंने सर्वेक्षण किया, जिसका हिंदी में प्रकाशित हुआ। हिंदी प्रकाशित किस शीर्षक से प्रकाशित है? भाषा सर्वेक्षण शीर्षक से यह प्रकाशित है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी को 2 उपभाषाओं पूर्वी व पश्चिमी तथा 8 बोलियों का समूह माना है। हिंदी में जो वर्तमान में जिसके मानते हैं 5 उपभाषा और इसकी मानते साथियों 18 उपबोलियाँ मानते हैं। हाँ, उपभाषा 18 बोलियाँ मानते हैं। तो इन 18 बोलियों की जगह जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी की केवल 2 उपभाषा मानी है, पूर्वी हिंदी व पश्चिमी हिंदी। पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी साथियों। पूर्वी पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियाँ आती हैं। 5 बोलियाँ कौन सी साथियों? के,
उसको याद रखिए आप, के बी। के से कन्नौजी, खड़ी बोली, ब्रज, बागरू और बुंदेली। के बी है। यहाँ से कन्नौजी, खड़ी बोली, ब्रज, बागरू और बुंदेली। और पूर्व हिंदी में साथियों 3 बोली आती है, पूंछ, आ और बै। 6 छत्तीसगढ़ी, ए से अवधी और बे से बघेली। इस प्रकार से इसमें 3 आती है। पूर्व हिंदी में आती है पूंछ, आ और बे। 6 से छत्तीसगढ़ी, ए से अवधी और बे से बघेली साथियों। तो जॉर्ज ग्रिसन ने हिंदी को 2 उपभाषाओं में बांटा है, पूर्व हिंदी व पश्चिमी हिंदी तथा 8 बोलियों का समूह माना है साथियों। आगे बात करते हैं। इस ग्रंथ में लगभग 1000 यानी कि 992 कवियों का जीवन परिचय दिया गया है साथियों। किसमें? जो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो गार्सा दे तासी जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना है, इसमें लगभग 1000 कवि यानी कि 952 कवियों का इसमें जीवन परिचय दिया गया। आचार्य शुक्ल ने इस ग्रंथ को बड़ा कवि व्रत संग्रह कहा है साथियों, इस बात का ध्यान रखना। आचार्य शुक्ल ने क्या कहा? बड़ा कवि व्रत संग्रह कहा है। और कवि व्रत संग्रह किसे कहा है? शिव सिंह सरोज को साथियों कवि व्रत संग्रह कहा है। और द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को बड़ा कवि व्रत संग्रह कहा। किसने? आचार्य शुक्ल ने। एक बात और ध्यान रखें साथियों, एक शब्द आया था यहाँ पर बंगाल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल साथियों। इसकी यदि अपन स्थापना की बात करते हैं साथियों, तो इसकी जो स्थापना की साथियों वो बाबू श्याम सुंदर दास शर्मा ने इसके मुख्य संस्थापक थे साथियों। कौन? बाबू श्याम सुंदर शर्मा है साथियों जो इसके मुख्य संस्थापक थे। कौन? बंगाल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के साथियों। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी बंगाल के नहीं साथियों, जो बाबू श्याम सुंदर था ये काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे साथियों। अपन मैंने गलत बता दिया, ये थे काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे। कौन? बाबू श्याम सुंदर शर्मा साथियों। ये अभी जो मैंने बोला साथियों वे आपको मैंने मेरे द्वारा गलत बोला गया साथियों। तो आज अपन ने जो पढ़ा साथियों, ये जो बाबू श्याम सुंदर शर्मा याद रखना साथियों, ये है काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे साथियों। इस बात को आप ध्यान रखिए। तो प्रिय साथियों, अपन ने आज पढ़े यहाँ पर कितने ग्रंथ पढ़े? जो अपन ने यहाँ पर ग्रंथ पढ़े साथियों वो पढ़े 3 ग्रंथ पढ़े। पहला ग्रंथ पढ़ा साथियों अपन ने गारसा दे तासी का, और गारसा दे तासी ग्रंथ का नाम है इस्तवार दे ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। और दूसरा पढ़ा शिव सिंह सरोज। और तीसरा पढ़ा साथियों द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इस प्रकार से 3 अपन ने ग्रंथ पढ़े साथियों। कल अपनी क्लास वापस स्टार्ट करेंगे मिस्र बंधु विनोद से साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी साथियों। अब मुझे आप कमेंट के माध्यम ज़रूर पता कर जाए कि आपको क्लास कैसे लगी और मुझे इसमें क्या सुधार करना है साथियों, ताकि एग्ज़ाम अपना पहली बार में क्लियर हो और किसी प्रकार से कोई प्रश्न गलत नहीं जाए। जो भी आपके प्रश्न है साथियों वो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं साथियों। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम साथियों।